ओके बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कॉकरोच के बेसिक एनाटॉमी, बेसिक मॉर्फोलॉजी की। इफ एज यू कैन सी बेसिक मॉर्फोलॉजी हमने कंप्लीट किया था, जहाँ तक हमने बात की थी अबाउट द काइंड ऑफ माउथ पार्ट्स दैट आर प्रेजेंट, मैक्सिला मैंडिबल कितने होते हैं, अब्डोमेन का कितने उसके सेगमेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंसेस कितने होते हैं। दीज आर ऑल वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस that are directly asked in your entrance exams, also directly asked in your MCQs basically. Okay, so very pertinent questions, please pay attention to those. And today we are continuing with the second part, that is the anatomy of the cockroach. Okay, so as usual, just like we usually follow the pattern, वैसे अपन करेंगे. I'll give you all the markings, each and every line by line will go. I'll give you the explanation as well as the important questions that may or may be asked from this particular section in your exam. ओके, चलो। तो एलिमेंट्री कनाल, आप लोग इसको किस नाम से जानते हो? एलिमेंट्री कनाल आपने जैसे ह्यूमन बींग्स में हमने पढ़ा, ह्यूमन न्यूट्रिशन में, दैट इज बेसिकली योर GIT, सम पीपल कॉल इट दी GET ऑल्सो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और गैस्ट्रो इसोफेजियल ट्रैक्ट भी बोलते हैं लोग इसको। ठीक है, तो जो कॉकरोच है उसमें एलिमेंट्री कनाल जो है, विच इज बेसिकली व्हाट? एलिमेंट्री कनाल सिंपल भाषा में अगर बोले तो क्या है? इट इज अ लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब। क्या है? लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब है। एंड जनरली, जैसे अगर अगेन आई एम रीइंफोर्सिंग द पॉइंट, ह्यूमन बींग्स में अगर हम लोग हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात करते हैं तो हमारे केस में हम बोलते हैं ये स्मूथ मसल से बना हुआ है पूरा का पूरा, है ना। तो वैसे यहाँ पर अगर देखें हम, तो यहाँ पर एलिमेंट्री कनाल क्या है? देखो कॉकरोच का, पहली बात तो इसको 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया। व्हाट आर द 3 रीजन्स? यस, यू हैव टू नो द नेम्स ऑफ द 3 रीजन्स, दैट इज फोरगट, ऑब्वियसली मिडगट एंड हाइंडगट. Names are self-explanatory: initial part, middle part and end portion. That is foregut, midgut and hindgut. Okay, the mouth which was guarded by the maxilla and mandible, if you remember, यहाँ पर हमने देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं just to revise. We have, okay, just yes, you have the maxilla, mandible, both pairs, right? And you had labium which was lower lip, hypopharynx which was basically tongue, labrum that was upper lip, है ना? Okay, so foregut, midgut and hindgut. The mouth opens into a tubular pharynx. हमारे केस में भी वही होता है, pharynx पहला होता है। अच्छा, हमारे केस में pharynx जो है वो कॉमन पैसेज है और larynx एक्सक्लूसिवली फॉर एयर है, राइट? बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, मैंने देखा है बहुत बार, बोलते pharynx फॉर फूड, larynx फॉर एयर. नॉट ट्रू, pharynx कॉमन, और आप बोल सकते हो जो larynx है वो फॉर एयर. ओके, then you have, so you have mouth goes into pharynx then goes into a passage called the esophagus. तो ये तो आपको पता ही है बॉस, ठीक है? तो आप बोलोगे ओके, ये तो सिंपल सीक्वेंसिंग हो गया, माउथ हो गया, माउथ गोज इनटू pharynx, ओके, pharynx opens into esophagus which you call as the food pipe ना, अपन food pipe बोलते हैं उसको, सिंपल लैंग्वेज में we call it the food pipe. चलो, so this again opens into a sac like structure. Now this is very unique, this is not something that we have already studied in human nutrition. Kya? It turns into, or rather opens into a sac like structure which is called as the crop, used for storing of food temporarily. Of course, जैसे हम खाना जब खा लेते हैं तो digestive process begins in the mouth itself, है ना? माउथ में ही आपके salivary amylases वगैरह जो हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो फूड का डाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं. इट मिक्सेस विद द सलाइवा, दैट बोलस गोज इन, है ना? वर्ड इंपॉर्टेंट है, बोलस, दैट गोज इन, यू डिग्लूटेशन होता है, यानी यू स्वॉलो इट, देन गोज टू द इसोफेगस, एंड स्टमक में जाने के बाद में वो थोड़ी देर वहां पर रहता है. वैसे यहां पर अगर आप देखो तो एक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज द क्रॉप. क्या बोलते हैं उसको? क्रॉप, है ना? जहां पर खाना स्टोर्ड रहता है टेम्पररी. अच्छा, इसका फंडा क्या है? क्रॉप का जरा फंडा देखते हैं. तो बस ये क्रॉप जो है वो गिजर्ड में जाता है, वो तो ठीक है, बट इसका फंक्शन क्या है? क्रॉप का काम है स्टोरेज. उसके बाद क्रॉप के बाद खाना जाता है गिजर्ड में. तो जैसे आपके पास स्टमक होती है, इंटेस्टाइन होता है, वैसे इनके पास होता है क्रॉप और गिजर्ड. अब हमारे केस में इंटेस्टाइन का काम क्या है? तो आप बोलोगे सर अब्जॉर्प्शन, मेनली तो अब्जॉर्प्शन का ही काम है बॉस, क्योंकि खाना ग्राइंडिंग चूइंग तो मुंह में हो चुका है,
स्टमक में एसिड आके उसको और फर्दर ब्रेक डाउन कर चुका है। इंटेस्टाइन में भी यस इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, फिर पैनक्रियास भी अपनी सिक्रीशन लेके आता है, अग्रीड, बट मेजर काम तो अब्जॉर्प्शन का हो रहा है। यहां पर अगर आप कंपेयर करो, देखो ध्यान से, हाँ, क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजर्ड। गिजर्ड का दूसरा नाम, ये आपको एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है, गिजर्ड का दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस। क्या नाम है? गिजर्ड का दूसरा नाम इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोवेंट्रिकुलस। दिस हैज, प्लीज पे अटेंशन, दिस gizzard has an outer layer of thick circular muscles and inner cuticle मतलब lining layer, okay, forming 6 highly chitinous plate called teeth. Now I do not literally mean दांत वाला, ये वाला टीथ नहीं, हाँ, उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। प्लेट मतलब कैसे, आप समझ सकते हो, जैसे अपनी वो आटा पीसने की चक्की नहीं होती, गांव वगैरह में यूज करते हैं, अभी आपको शहर में तो देखने नहीं मिलेगी, 2 प्लेट्स होती है, उसके बीच में वो व्हीट रख के पीसते हैं उसको, है ना, उस तरह का चिटिनस प्लेट्स बना होता है। क्या बना होता है? चिटिनस प्लेट्स बने होते हैं। ओके, सो हियर आई हैव अपलोडेड एन इमेज फॉर यू, यू कैन सी दैट, सो आई जूम इन फॉर यू। आप देख सकते हो यहां पर ये जो प्लेट्स हैं, ये आपके लिए इसमें अरेंज्ड है इस तरह से, आप देख सकते हो, जहां पर दीज प्लेट्स विल फंक्शन एज आई मेंशन, लाइक एक इमेजिन करो एक चक्की जैसा या फिर एक मशीन जैसा, जो फूड को ग्राइंड करने के लिए काम आता है। तो टेक्निकली जो काम आपके केस में आपके दांत करने वाले हैं या आपके जॉ के मसल्स करने वाले हैं, वो यहां पर इनके केस में ये जो सर्कुलर मसल्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, वो करने वाले हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा सबको। यहाँ पर अगर आप देखो तो सर्कुलर मसल्स हैं, ये जो क्यूटिकुलर टीथ, ये जो स्ट्रक्चर छोटे छोटे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये क्यूटिकल जो प्लेट्स हैं जिनको हम लोग टीथ जैसे रेफर कर रहे हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर बन के आता है, राइट। चलो आगे देख लेते हैं। सो गिजर्ड का काम आपको समझ में आ गया। गिजर्ड का काम है helping in grinding the food particles which will help or basically perform the similar function like that of your teeth. Okay, चलो अभी उसके बाद फोरगट में क्यूटिकल होता है, लेयरिंग होती है, yes, 6 to 8 blind tubules which are called as hepatic cicae. सिका बोलते हैं लोग, प्लूरल इज cicae और cecum is the singular, cica is the plural, that is also acceptable. गैस्ट्रिक और हेपेटिक सीका जिनको कहा जाता है। नाउ सीका इज बेसिकली द वर्ड लिटरली यूज फॉर ब्लाइंड सैक। जैसे आप देखते हो सीकम, है ना, हमारे अगेन ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले पार्ट में आपने जीआईटी में पढ़ा हुआ है अपेंडिक्स और सीकम के बारे में। वैसे यहाँ पर तो एनीथिंग दैट हैज अ ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब क्या, जिसका एक एंड तो हमको पता है, दूसरा एंड जो है ना वो या तो सील्ड होगा या तो वो अगर ओपन हो रहा है तो वो आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली किस लोकेशन पे, उसका फिक्स्ड एंड नहीं है दूसरा, दैट्स कॉल्ड अ ब्लाइंड सैक। इमेजिन करो एक गोनी और जिसका नीचे का वो हिस्सा काट दिया, गायब है, तो आपको पता नहीं भाई सामान जा रहा है कहां जा रहा है, उसको आप ब्लाइंड सैक बोलोगे ना इंग्लिश में, वैसे, ठीक है। तो वहां पर ब्लाइंड इसलिए वर्ड यूज किया, ब्लाइंड मतलब आपको पता नहीं ऑब्वियसली, राइट। तो ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके विच आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड द मिडगट। तो फोरगट में क्यूटिकल है और फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ये नेक्स्ट लाइन जो इंपॉर्टेंट है, ये ट्यूब्यूल्स का काम क्या है बॉस, तो ये ट्यूब्यूल्स का काम है आपका गैस्ट्रिक जूस या डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करना, राइट। दैट्स द मेन फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर these particular blind tubules. ओके, देन मिडगट और हाइंडगट का जो जंक्शन है, तो फोर और मिड के बीच में क्या है, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स है कॉल्ड गैस्ट्रिक सीके और सिका। वैसे ही मिड और हाइंडगट के जंक्शन पे भी कुछ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। यू नो व्हाट मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर, राइट। अभी अपन अपने केस में मेल्पिगियन बॉडी होता है ना, मेल्पिगियन बॉडी, ये आपको पता है। मेल्पिगियन बॉडी हमारे केस में क्या है, किडनी में बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, मेल्पिगियन बॉडी कहते हैं, है ना। तो वैसे ही यहां पर,
और सेम फंक्शन, वंस यू स्टार्ट रिलेटिंग यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी वेरी इजी। मेलपिगियन ट्यूब्यूल हमारे केस में किडनी में है, वो क्या करता है, एक्सक्रीशन में काम करता है, तो ऑब्वियसली वो ब्लड में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि यूरिया एलिमिनेट करता है। वैसे ही यहाँ पर मेलपिगियन ट्यूब्यूल क्या करेंगे, तो दे विल हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हीमोलिम्फ। हम उनके हमारे केस में ब्लड होता है, कॉकरोच के केस में हीमोलिम्फ होता है ना, उस पर भी आएंगे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में। हाइंड गट जो है लास्ट वाला पार्ट, दैट इज ब्रॉडर देन द मिड गट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव इलियम एंड इलियम इशियम प्यूबिस मत समझना, वो बोन्स है, ठीक है ना, ओके। तो हमारे केस में ये बता आप, चलो ठीक है, आप बताना मेरे को कि कौन से 3 पार्ट्स होते हैं इंटेस्टाइन के, ठीक है। अच्छा, कोलन तो आपको पता ही है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, इलियम, इतना तो पता होना चाहिए हर बच्चे को। रेक्टम ऑब्वियसली लास्ट का जो आपका एनल ओपनिंग या एनल कैविटी के जस्ट, एनल स्फिंक्टर के जस्ट पहले का जो पार्ट है जहां पर टेम्पररी फीसिस स्टोर होगा, उसको रेक्टम बोलोगे। कोलन तो आपको पता है, वो भी 3 टाइप के होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन इज कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन को आप एंटेरॉन कहते हो, है ना, और उसमें आता है एक पार्ट दैट इज इलियम। स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, वो जो बोन है वो ILIUM है, इलियम, वो इशियम प्यूबिस वाली है ना, इनोमिनेट बोन जिसको आप बोलते हो, ह्यूमन स्केलेटन में पढ़ेंगे। और यहां पर है ये इलियम, है ना, IELEUM है ये, ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। चलो, ओके, रेक्टम ओपन्स इनटू एनस, ऑब्वियसली दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, ऑब्वियसली दीज आर नॉट वेरी रेलेवेंट। ओके, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पे जाता है। तो अब हमारा GIT समझ में आया हमको। GIT में क्या समझ में आया भाई, माउथ से फिर हम फेरिक्स में आए, फेरिंक्स से फिर इसोफेगस में आए, फिर वहां से स्टमक इंटेस्टाइन में नहीं आए, हम आए क्रॉप और गिजर्ड में, और उसके बाद हम लोग सीधा आए इलियम, कोलॉन और रेक्टम, खत्म, बहुत सिंपल। बीच में क्या था, एक जंक्शन पे थे 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, 4 और मिड के जंक्शन पे 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हो गए, मिड और हाइंड के जंक्शन पे मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हो गए। क्या यार, मस्त, एकदम इजी, राइट। पूरा GIT आपका इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया। अब आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जिसको आप बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम बोलोगे, तो यहां पर ब्लड वेसल्स तो वेल डेवलप्ड है नहीं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली अब इनकी जो बॉडी कैविटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोसील, क्या बोलते हैं बच्चों, हीमोसील, है ना, हीमोसील कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स। अभी इसके अगर देखो एकदम अंदर उसके आप जाओगे तो बहुत ये इजी हम लोग कर सकते हैं इसको, कि हीमो आपको पता है भाई, जो बॉडी फ्लूइड है ना, जैसे ब्लड, लिटरली हम हमारे केस में ब्लड बोलते हैं, हीमो यानी कि आप बोल सकते हो बॉडी फ्लूइड, जिसके लिए आप हीमो वर्ड यूज करते हो। और सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, क्या होता है, कैविटी मतलब एक खोखली जगह, एक कैविटी ऐसी है जो कंप्लीटली फ्लूइड से भरी हुई है। क्या हमारे शरीर में ऐसा होता है, आंसर है नो। व्हाट वी हैव इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यस। मतलब हमारे केस में ब्लड जो है, हमारा जो रक्त जो है, वो कहां पर है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर है, यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर होता है ना। इट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। उनके आर्टरीज ऑब्वियसली उनके स्मॉलर यूनिट्स आपको पता है, आर्टरीज के आर्टीरियल्स है, वेन्यूल्स मिलकर वेन बनाते हैं, ऑल दोस, यस, एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट इज कैपिलरीज। बट कहने का मतलब हमारे केस में सारा का सारा ब्लड ट्यूब्यूल्स या छोटे ट्यूब्स या पाइपलाइंस के अंदर, वेसल्स के अंदर होता है, तो हमारा क्लोज्ड है। इनका एक खाली ऐसा खोखा है, पूरा बॉडी जो है वो एक इमेजिन करो एक हॉलो शेल जैसा है, और उसके अंदर पूरा का पूरा हीमोलिम्फ फैला हुआ है, और उस स्पेस, उस खाली जगह को, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। हमारा शरीर वैसा नहीं है कि भाई पूरे बॉडी में ऐसा बस ब्लड फैला हुआ है, कहीं से भी ऐसा पंक्चर करो तो पिचकारी नहीं निकल रही वो आर्टरी में से निकल रही है ना, आर्टरी या वेन में से निकल रही है, राइट। चलो, सो obviously there is a space that is, as I said, hemocoel. Visceral organs, you know, internal organs are called visceral organs. They are located in the hemocoel, are bathed in blood, मतलब खून से पूरे वो अपने सराउंडेड हैं। Obviously उनके केस में blood literally does not mean blood, it means hemolymph, यानी circulatory fluid। सिंपल भाषा में circulatory fluid is hemolymph बच्चों, okay? हीमोलिम्फ क्या है, तो हीमोलिम्फ में है कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। आप बोलोगे ठीक है, ये तो बहुत लॉजिकल बात हो गई बॉस, क्यों, क्योंकि यहां पर प्लाज्मा और हीमोसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो हीमोसाइट्स तो मतलब ब्लड के सेल्स हो गए यार, और प्लाज्मा तो आपको पता है स्ट्रॉ कलर्ड या ऑलमोस्ट कलरलेस फ्लूइड होता है, तो पता ही है सबको, है ना। तो हीमोसाइट्स हमारे केस में क्या, RBC, WBC, प्लेटलेट, हमारे ब्लड सेल्स है तो एक ही चीज, वो घुमा फिरा के आपको सेम चीज बता रहा है। हार्ट ऑफ कॉकरोच, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉकरोच का भी दिल होता है यार, ठीक है, अपन सोचते नहीं है उसको चप्पल मारने से पहले या हिट मारने से पहले, ठीक है,
बट हार्ट ऑफ कॉकरोच ये क्या होता है? हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। हमारे केस में हार्ट कैसा है? हमारे केस में 4 चेम्बर्ड हार्ट है, कंप्लीटली मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। यस, वी नो दैट। ऑफ कोर्स, लेट्स कीप रिवाइजिंग दो स्मॉल पॉइंट्स, राइट? हार्ट ऑफ कॉकरोच किससे बना हुआ होता है? इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। मतलब ये भी मस्कुलर ओरिजिन का ही है, आप बोल सकते हो। आप अगर यहां देखोगे तो आपको चेंबर ऑफ हार्ट मिलेंगे, मतलब कि काफी सिमिलरिटी आपको मिलेगा। और ऑब्वियसली हमारा भी हार्ट मस्कुलर है, इसका भी मस्कुलर है, तो कॉकरोच इज मच मोर सिमिलर टू अस देन वी इमेजिन, राइट? है ना? चलो, तो हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर ट्यूब that lies along, ध्यान से देखना, that lies along, again this is a very important MCQ question, they do ask you this many a times, it has been asked before, that lies along the mid dorsal line of the thorax and the abdomen. Now आपके बॉडी में और in any organism the part that faces the ground, जैसे अगर मैं 4 पैर पे ऐसे बैठूंगा, you can't see this in the camera right now of course, अगर मैं 4 पैर पे ऐसे बैठा हूं तो मेरी पीठ जो है वो सन की तरफ होगी, मेरा जो चेस्ट और एब्डोमेन है वो ग्राउंड की तरफ होगा। तो जो ग्राउंड की तरफ है वो वेंट्रल है, जो सन की तरफ है वो डॉर्सल है। तो ऊपर का हिस्सा, पीछे का हिस्सा जो ये डॉर्सल है, आगे का हिस्सा जो ये वेंट्रल है। तो कॉकरोच जब ऐसे चल रहा है जमीन पे, है ना, रेंग रहा है, तो उसका ऊपर का जो हिस्सा वो डॉर्सल, नीचे का जो हिस्सा जो जमीन से चिपका हुआ है वो वेंट्रल। तो इसका हार्ट कहाँ है? पीछे के आगे? पीछे की तरफ है, मिड डॉर्सल, मतलब डॉर्सल सरफेस की मिडल पे एक लाइन बनाओ, वहां पे उसके नजदीक आपको हार्ट मिलेगा। हमारे केस में हार्ट का है आगे, यहां पर है वेंट्रल, तुम्हारे पीछे नहीं ना, पीठ में नहीं है हार्ट, आगे है। तो हमारे केस में वेंट्रल है लोकेशन, कॉकरोच के केस में कहां पे? डॉर्सल है। आई होप ये बात बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, पूरा वहां से वहां एक्सटेंड आपको थोरैक्स से लेके एब्डोमेन तक पूरा मिलेगा मिड डॉर्सल लाइन पे। हार्ट के पार्ट्स क्या है? तो हार्ट के पार्ट्स है, देख लो, हार्ट के पार्ट्स है आपके फनल शेप्ड चेम्बर्स with ostia. What do you mean by ostium? Ostium ये मैंने एनिमल किंगडम में भी बताया। ostium और ostia literally means small opening. osculum बड़ी ओपनिंग होती है, ostium छोटी ओपनिंग होती है, स्पॉन्जेस में देखा है, ठीक है? देखो छोटी छोटी चीजें यहाँ पर आपकी रिवाइज होती रहती है, ठीक है ना? चलो, तो फनल शेप्ड चेम्बर्स हैं, ऑस्टिया। ऑस्टिया ऑब्वियसली चेम्बर को ओपनिंग तो चाहिए बस। जो ब्लड है फ्रॉम द साइनसेस, साइनसेस आर अगेन एम्प्टी स्पेसेस, दोज आर साइनसेस, राइट? So sinuses and blood from the sinuses enters the heart through the ostia and it is pumped back to the sinuses again anteriorly, मतलब आगे। पीछे है डॉर्सल सरफेस पे ना हार्ट, तो आगे से पूरा ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ आता है और फिर वो आगे उसको फिर फेंकता है, मतलब एंटीरियरली वो उसको आगे फेंकता है साइनसिस की तरफ, फिर वापस आ रहा है। तो दैट इज हाउ द सर्कुलेशन इज मेंटेन। बिकॉज यहाँ पर प्लीज नोट करना, जैसे मैंने बताया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो है नहीं। Okay, so you have that is a circulatory system. Okay, next is respiratory system. Obviously GIT हुआ, circulatory हुआ, तीसरा आपका है obviously respiratory system. Respiratory system में क्या है? There is a network of trachea. आपके पास कितने ट्रेकिया? आप बोलोगे सर एक ही है बॉस, थैंकफुली, है ना? अगर 2-3 है तो मुश्किल है, गड़बड़ है फिर ठीक है, एक ही ट्रेकिया है आपकी, सी शेप कार्टिलेज की, कार्टिलेजिनस रिंग, ट्रेकियल रिंग्स के बने होते हैं। अगेन दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो हमारे पास एक ट्रेकिया होता है, बट इनके पास है ना नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया होता है। इनके पास क्या होता है? एक बड़ा नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, बहुत सारे ट्रेकिए होते हैं दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स। अगेन आप बोलोगे सर स्मॉल होल मतलब ऑस्टिया, या सिमिलर, अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। जैसे कि अगर हार्ट मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में स्मॉल होल है तो उसको ऑस्टियम बोला और स्टिया बोला प्लूरल। वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो छोटी ओपनिंग, जो छोटे होल है, उनको उन्होंने स्पाइरेकल्स बोला। क्या बोला बच्चों? स्पाइरेकल्स। देखो ध्यान से, तो है तो ये एक ही बात, क्या है? छोटी सी ओपनिंग है, खाली जगह है। देखो ओपनिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई ओपन सिस्टम है इसकी बॉडी का, तो एक कंपार्टमेंट को दूसरे कंपार्टमेंट, सेगमेंटेशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था, सेगमेंटेशन होते हैं ना बॉडी के, तो सेगमेंटेशन है, अलग अलग सेगमेंट्स बने हुए हैं। एक कंपार्टमेंट को दूसरे कंपार्टमेंट से कम्युनिकेट करने के लिए तो जगह चाहिए, ओपनिंग चाहिए। तुम ट्रेन में जाते हो, जब लोकल ट्रेन नहीं, पैसेंजर ट्रेन की बात करो, जब तुम जाते हो तो 2 डब्बे ऐसे कनेक्टेड होते हैं ना, एसी वाला डब्बा छोड़ के, है ना? अपन गरीब लोग, अपन नॉन एसी में जाते हैं ना, अपन एसी वाले में नहीं जा पाते थे, बट जितने भी नॉर्मल जो सेकंड क्लास के डब्बे आपके स्लीपर वाले वो तो कनेक्टेड होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर जो स्पाइरेकल्स हैं वो वैसे ही उसी तरह का काम कर रहे हैं कि भाई वो सारे ट्रेकिया का जो भी आपका रेस्पिरेटरी एक्सचेंज है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं।
वैसे ऑस्टिया क्या कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो हीमोलिम्फ का एक्सचेंज फैसिलिटेट कर रहे थे। आपको समझ में आ रही होगी बात। तो यहां पर स्पाइरेकल्स कहां प्रेजेंट है बॉस, तो स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। वेयर आर दे प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। Yes. Okay. Then you have thin branching tubes, which are basically called tracheal tubes. Then they become tracheoles. जैसे artery becomes arterioles, trachea becomes tracheoles. है ना? They carry oxygen from the air to all the parts of the body. The opening of the spiracles is regulated by sphincters. Obviously, any opening that is not supposed to remain open all the time, वो open और close होनी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, स्फिंक्टर चाहिए। स्फिंक्टर क्या होता है, एक सर्कुलर मसल होती है जो किसी ओपनिंग की डायमीटर यानी कोई भी एक जो होल है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्फिंक्टर कहते हैं बॉस, है ना। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होते हैं एट द ट्रेक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इट टेक्स प्लेस एट द ट्रेक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जैसे हमारे केस में अगर आपको याद हो, आपने देखा था एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे होता है हमारा, है ना, हमारा जो एक्सचेंज होता है गैसियस एक्सचेंज, वो कहाँ होता है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के सरफेस पे होता है ना, लंग्स के एल्वियोलाई पे। वैसे यहां पर होता है ट्रैकियोल्स पे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बच्चों। ओके, एक्सक्रीशन, यस यू नो दैट। अब ये थोड़ा सा रेपिटेशन, एक्सक्रीशन कैसा है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तो पता है हमको यार, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो है कितने, 100 to 150, ये नहीं भूलना। ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं भाई, दे आर लाइंड बाय ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल्स, दे अब्सॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, यस, कन्वर्ट देम इनटू, अब ये इंसेक्ट है ना, तो इंसेक्ट कैसे होते हैं बेटे, यूरिकोटेलिक होते हैं। ये तो हमने अगेन एक्सक्रीशन के बेसिक्स में किया हुआ है। यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक। सबसे ज्यादा पानी होगा तो अमोनो, मिड होगा मतलब मीडियम तो यूरियो, जैसे कि हम, और इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो यूरिको, और स्पाइडर्स होते हैं ग्वानोटेलिक, वो तो अलग है ना। तो वैसे यहां पर यूरिकोटेलिक होते हैं ये, क्योंकि ये इंसेक्ट्स हैं ऑब्वियसली, तो आपको ये ऑलरेडी पता है। इनके केस में यूरिक एसिड जो होता है वो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। ये यूरिक एसिड जो है इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट। आपने नोटिस किया होगा कि इनके पास वो जो जंक्शन हमने कहा था ना कि मिड गट और हाइंड गट, उधर है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम तो स्पेशलाइज तो है नहीं, इतने तो ये डेवलप नहीं है। तो इनका क्या है, वही जो मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट थे, उन्होंने ही यूरिक एसिड की प्रोसेसिंग करी, और वहीं हाइंड गट से वो एक्सक्रीशन हुआ, क्योंकि इनके पास कोई किडनी या स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है नहीं, राइट। अच्छा, और एक चीज, in addition, nephrocytes, they have specialized cells called nephrocytes, uricose glands, these are all specialized structures, and fat body. Now fat body मतलब उसका मोटा शरीर नहीं, there's a structure called the fat body. Okay, so you have the fat body, nephrocytes and uricose glands, they are accessory helpers in excretion. जैसे हमारे केस में क्या था, आपने पढ़ा था ह्यूमन में, अगेन आई एम गिविंग यू द रेफरेंस सो दैट यू नो हाउ टू कंपेयर एंड स्टडी, ठीक है। ह्यूमंस में आपने पढ़ा था, अच्छा हमारे स्किन, हमारा सरफेस ऑफ द लंग्स से थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, मॉइस्चर जाता है, ऑल दोज आर एक्सेसरी। स्किन से भी थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन हो रहा है वगैरह, ये ना एक्सेसरी था। तो वैसे यहां पर ये एक्सेसरी है क्या, फैट बॉडी है, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड्स, ठीक है। मेन कौन है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है। आई होप दैट इज क्रिस्टल क्लियर। उसके बाद हम आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पे। तो हमारा नर्वस सिस्टम कैसा है, तो आप बोलोगे ठीक है हमारा नर्वस सिस्टम सर सिंपल है। हमारा नर्वस सिस्टम तो होता है CNS और PNS से बना हुआ, फिर CNS में आप लिखते हो ब्रेन, फिर आप लिखते हो स्पाइनल कॉर्ड, और इस तरह से हम लोग हमारे नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं डिटेल में। बट व्हाट अबाउट कॉकरोच, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम में वेल डेवलप तो है नहीं, उसको नहीं देनी ना नीट और नीट की एग्जाम, और नहीं पढ़नी बायोलॉजी, तो इतना ज्यादा ब्रेन लेके करेगा क्या। तो यू हैव नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, जहां पर सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। अब उसके सिंपल स्ट्रक्चर के नाम पे क्या है, तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के नाम पे क्या है, ब्रेन। कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है, सैड टू से, बट हाँ ओके, बैड जोक, बट यू हैव सिंपल स्ट्रक्चर्स विच आर बेसिकली ग्रुप्स और बंचेस ऑफ न्यूरॉन्स, है ना। न्यूरॉन यानी कि जो नर्व सेल होता है उसके गुच्छे
उसके बंच छोटे छोटे, जिनको हम कहते हैं गैंग्लिया। क्या कहते हैं? क्या लिया? गैंग्लिया। ठीक है, तो इन गैंग्लिया, अब ये गैंग्लियन ये वर्ड काफी बार आपको सुनने मिलेगा आगे जाकर, जब आप फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी एमबीबीएस बीडीएस जब आप करने जाओगे, फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में ये इतनी बार रिपीटेटिवली सुनने मिलेगा, गैंग्लियन गैंग्लियन गैंग्लियन। ये बेसिकली क्या है? इट्स अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच इज मेड बाय अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स। अभी गैंग्लियन पे 2 घंटे का लेक्चर हो सकता है ऑब्वियसली, बट आपके लेवल पे सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो गैंग्लियन ये, जैसे आपकी जो भी बसेस चलती है वो डेपो पे जाती है ना, है ना, रात को जाकर डेपो पे खड़ी हो जाती है, फिर वहां पे उनकी प्रोसेस जो भी है प्रोसेस होता है, फिर सुबह वापस निकलती, वैसा होता है। वैसे आपके जो नर्व्स है ना, उनका ये डेपो है, समझ लो भाई। जितना सिग्नल आएगा ये या तो ये गैंग्लिया से शुरू होगा या गैंग्लिया पे एंड होगा। कोई भी नर्व जब निकलना है तो गैंग्लिया से निकलेगा, और खत्म होना है तो जाके गैंग्लिया पे खत्म होगा। एक सिंपल भाषा में मैं आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है ना। ये उसका आप समझ लो ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन है नर्व का, जिसको हम कहते हैं गैंग्लिया। तो कॉकरोच के पास ब्रेन नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, बट गैंग्लिया है, स्पेशलाइज छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ नर्व सेल्स हैं। कैसे दिखते हैं भाई इसके गैंग्लिया? तो इसके गैंग्लिया दिखते हैं रादर स्मॉल, सेगमेंटली अरेंज, फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड स्मॉल गैंग्लिया विच आर जॉइंड बाय लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव टिश्यू ऑन द वेंट्रल साइड। पीछे के साइड पे क्या था? सर्कुलेटरी सिस्टम था, हार्ट लगाया हुआ था बस। तो आगे की साइड पे यानी वेंट्रल साइड पे क्या है? आपके गैंग्लिया हैं जो अरेंज्ड है, और साइड में क्या है? स्पाइरेकल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। याद आया होगा, अभी हमने किया स्पाइरेकल्स, 10 पेयर है ना स्पाइरेकल्स, फिर एक बार वापस देख ले, देखो 10 पेयर्स है ना, ये देखो हमने किया अभी 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल लैटरल साइड पे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना मस्त आपको अरेंजमेंट समझ में आया। पीछे के साइड पे सर्कुलेटरी है, साइड में लैटरल वॉल पे आपका, लैटरल साइड पे आपका रेस्पिरेटरी हो गया, और आगे की साइड पे आपका नर्वस हो गया। जैसे आपके बॉडी में भी फिक्स है ना भाई, ऊपर हमारा ब्रेन है, आगे यहाँ पे हमारा हार्ट है, पीछे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसके बाजू में लंग है, उसके नीचे एब्डोमेन है, राइट, उस तरह से। खैर, तो अब ये जो गैंग्लिया है भाई, इसके पास कितने गैंग्लिया है, कैसे अरेंज है वो देखते हैं। देयर आर 3 गैंग्लिया इन द थोरैक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन। सो टोटल कितने हो गए बच्चों? टोटल हो गए 9, है ना। तो ये थोरैक्स और एब्डोमेन के तो हो गए कितने? अपने हो गए 9। सिंपल। सो यहां पर 3 गैंग्लिया इन द थोरैक्स, 6 इन द एब्डोमेन। द नर्वस सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ऑब्वियसली इट इज डिफ्यूज, मतलब स्प्रेड है, कोई भी चीज इनकी कॉम्पैक्ट है ही नहीं, सब फैला, सब ले लो, ठीक है। ब्लड हाँ फैला दो, नर्वस सिस्टम हाँ फैला दो, कुछ नहीं, सब ओपन खुला, सब चल रहा है। अच्छा, इनके हेड के रीजन में, अब आपने देखा, आप बोलोगे सर थोरैक्स में ठीक है, एब्डोमेन में ठीक है, हेड का क्या काम? तो हेड में भी थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम है, बट मेजॉरिटी का है आपका वेंट्रल, दैट इज बेली। बेली मतलब जो मैंने बताया ना, जमीन से जो चिपक के जो हिस्सा चल रहा है वो बेली है ना, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। सो नाउ यू अंडरस्टैंड वाई दे से, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत बार आपने कॉकरोच के बारे में ये चीज सुनी भी होगी, आई एम वेरी श्योर। दिस इज वन ऑफ दो स्टूपिड फन फैक्ट्स दैट यू कम अक्रॉस ऑन द इंटरनेट। वो बोलता है ना कि अगर कॉकरोच का हेड इज कट ऑफ देन इट विल स्टिल लिव फॉर 1 वीक। आप कॉकरोच पकड़ के उसकी मुंडी काट दो, है ना, करो एक्सपेरिमेंट आराम से घर पे बैठ के, ये कि भाई कॉकरोच पकड़ो, आजकल लॉकडाउन में क्या ही करना है तुमको, है ना, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, लेक्चर देख लो, फिर घर पे कहीं से कॉकरोच पकड़ के लाओ, उसकी मुंडी काटो मस्त, और फिर उसको बैठ के 1 हफ्ते ऑब्जर्व करो कि भाई ये जिंदा है तो क्यों है, कैसा है। खैर, तो है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ब्रेन बरोबर विकसित नहीं है, उनके साथ भी ये कर सकते हैं हम लोग, है ना, करना चाहिए नहीं। हमारे कुछ सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस जो बहुत बुद्धिमान है, हम देखते हैं ना न्यूज में। ठीक है, चलो। सो यू हैव if the head of a cockroach is cut off, this is one of those stupid things. You may or may not choose to remember it. It's okay. It's nonsense. Okay? In the head region, we don't have a brain as such. We don't have a brain as such. But there is a reason. जैसे Malpighian tubule आप बोलोगे हाँ सर वो किडनी से मिलता जुलता था, है ना। जैसे उनका इलियम और कोलन वो था, वो अच्छा हमारे वो इंटेस्टाइन के साथ मिलता जुलता था। उनका गिजड़ जो था वो ग्राइंड कर रहा था, तो हमारे दांतों से मिलता जुलता था। वो मिलते जुलते वाले जो चीजें वो आप समझ रहे हो, उसको एनालॉगस बोलते हैं अपन, एनालॉगस है ना, सिमिलर। तो वैसे ही
जो ब्रेन है इनका बॉस, वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? वो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, मैंने क्या बोला, गैंग्लियन छोटे छोटे गुच्छे हैं, बंच है ना, विच सप्लाइज नर्व्स। अब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई होगी कि अच्छा गैंग्लियन सप्लाइज नर्व, जैसे डेपो से बस निकल रही है ना, या स्टेशन से ट्रेन जा रही है, वैसे गैंग्लियन से नर्व्स जा रही है। आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गैंग्लियन विच सप्लाइज द नर्व्स to antennae and the compound eyes. Remember about the compound eyes, I had told you last lecture. Okay, compound eyes को हम लोग compound क्यों कहते हैं? Because इसका जो वो स्ट्रक्चर इस तरह का हमने ऐसा ऐसा बनाया था ना, ये वाला, और इसमें जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट है उनको ओमाटीडियम कहा था, या ओमाटीडिया। कितने होते हैं? 2000 ओमाटीडिया होते हैं बेटा, है ना। ये पॉइंट याद रख लेना, काम आएगा आपको। सो सेंस ऑर्गन्स कौन से? हमारे केस में तो 5 सेंसरी ऑर्गन आपको पता ही है। वैसे ही यहां पर एंटेने, लास्ट टाइम बताया था ना, वो एंटेने याद है वो, फिर आईज, फिर मैक्सिलरी पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स, एनल सर्काई एटसेट्रा। मैक्सिलरी पैल्प एंड लेबियल पैल्प आर बेसिकली फोल्ड्स that are on the maxilla and mandible that help it to judge what is happening in the environment, and obviously anal cerci also we had discussed last time. जैसा मैंने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बॉस। कौन सी लाइन? कंपाउंड आईज आर सिचुएटेड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। ऑन द डोर्सल सरफेस, हेड के इधर है, मतलब वो ऐसा है ना कॉकरोच, तो ऊपर है, यहाँ है ना, ये ऐसा है ना, तो इधर है ना। नीचे रह के क्या करेगा? तो सिर्फ जमीन ही देखेगा पूरा टाइम, तो क्या फायदा, उसको ऊपर देखना है ना। तो डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड, ईच कंपाउंड आई हैज 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया, सिंगुलर इज ओमाटीडियम, ऑलरेडी बता चुका हूं। इस ओमाटीडिया की मदद से कॉकरोच क्या करता है? वो बहुत सारे इमेजेस देखता है ना। कंपाउंड विजन इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड विजन। ऑल्सो द बायोलॉजिकल टर्म दैट वी विल कॉल इट इज द मोजाइक विजन। मोजाइक समझते हो? घर में वो पुरानी टाइल्स नहीं लगी होती ऐसे अलग अलग शेप वाली, एक के अंदर एक फंसाई हुई, जैसे ये मोजाइक टाइल्स होती है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो मोजाइक उसके लिए वर्ड है। इट इज मोर सेंसिटिव, ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, बट रेजोल्यूशन कम है। जैसे तुमने एक और ये फालतू फैक्ट तुमको इंस्टाग्राम और यहाँ आते रहता है ना, ह्यूमन आईज 541 मेगापिक्सल्स, है ना, वो लेके उस इंफॉर्मेशन का क्या करने वाले हो तुम, वो मुझे नहीं मालूम, बट तुमको लगता है बस यही तो आएगा नीट में, यही पास कराएगा बस, है ना। तो वहां पर देख लेना, रेजोल्यूशन इनका कम है, इनको क्लियर पिक्चर HDR में क्वालिटी नहीं दिखती इनको, कॉकरोच को, बट इनको डेंजर समझ में आ जाता है। हाँ भाई कुछ तो है, क्या है वो नहीं पता, वो तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानेगा, बट उसको पता है हाँ भाई ये मोटा तगड़ा कोई आदमी आया है, मेरे को अभी चप्पल से मारेगा तो मैं भाग जाता हूँ, है ना। तो वो उसमें उसका जो विजन है वो उसको बहुत काम आता है, उसको सेफ्टी के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम ऑब्वियसली रात में, बिकॉज ये नॉक्टर्नल एनिमल्स है, ये मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कह दिया था, ये नॉक्टर्नल विजन में भी बहुत काम आता है, ठीक है ना। ओके उसके बाद भाई डायोशियस यानी कि सेक्सेस आर सेपरेट और दोनों सेक्सेस अलग अलग दिखते हैं। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था, दोबारा थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? तो एक पेयर ऑफ टेस्टिस है। हमने बेसिक डिफरेंसेस वैसे तो देखे थे कि भाई पाउचेज और उनके किस तरह से, कौन सा वाला सेगमेंट किस तरह से डिफरेंट होता है, यहां पर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। मेल्स में क्या होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस, ओके ऑब्वियसली। देन यू हैव 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। टेस्टिस कहां पे होते हैं? 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स में होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप जब अभी ये देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, आपने ये देख लिया आप नोट्स, तो ये इसको ना शॉर्ट नोट की तरह लाइन बाय लाइन पॉइंट वाइज अगर आप लिखोगे, आधा घंटा लगेगा, लिख लोगे ना, तो आपको ये सारे पॉइंट्स एज इट इज याद हो जाएंगे। एंड दैट इज द ओनली वे टू स्टडी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, राइट। चलो 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में आपको बच्चों मिल जाएंगे टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस में से क्या निकलता है? वास डेफरेंस, ओके। वो कहां जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट में। किसके थ्रू? सेमाइनल वेसिकल के थ्रू। मतलब वास डेफरेंस एक साइड से आ रहा है, सेमाइनल वेसिकल एक साइड से आ रहा है, और दोनों मिलकर किस में खुलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट में। अब बोलोगे सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है। ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी ये रिप्रोडक्शन में तो नॉर्मली वैसे भी ये सारी बातें हमने की हुई है, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो आपका कहां जाके खुलता है? मेल गोनोपोर में खुलता है। कहां खुलता है? मेल गोनोपोर। नाउ प्लीज पे अटेंशन, मेल गोनोपोर कहां लोकेटेड है? एनस के वेंट्रल साइड पे, एनस के जस्ट वेंट्रल साइड पे मेल गोनोपोर लोकेटेड है। एंड
A characteristic mushroom shaped gland is present in the 6th or the 7th, you can say, abdominal segments, and it functions as an accessory reproductive gland. Okay, mushroom shaped gland that is present in the 6th and 6th and 7th, you can say, abdominal segments, which functions as an accessory reproductive gland. किसमें? मेल्स में. ठीक है. एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होते हैं इनके? आप बोलोगे ओके, इनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं मेल गोनापोफाइसिस और फैलोमियर. जैसे हमारे केस में ह्यूमन मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? जो बाहर से दिखता है. इसके लिए बॉडी कट करके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है. तो बाहर से क्या दिखता है? पीनस, टेस्टिस, मतलब स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस. ऑब्वियसली फीमेल्स में क्या है? एक्सटर्नल क्या है? वो आपने पढ़ा हुआ है, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस वगैरह है ना. बाकी सारा इंटरनल होता है उसमें. वैसे यहां पर अगर आप देखो तो एक्सटर्नल में आपके पास मेल गोनापोफाइसिस और फैलोमियर, विच इज व्हाट? These are chitinous asymmetrical structures surrounding the male gonopore. The sperm are stored in the seminal vesicles, obviously, and are placed or rather held together in bundles, in groups called spermatophores. Groups of sperm are called spermatophores. Spermatophores are released during copulation. Obviously, male and female sexes are separate, so copulation होगा. The act of sexual intercourse, इसको हम लोग copulation कहते हैं. क्रूड सिंपल भाषा में सेक्स बोलते हैं, है ना. हिंदी में क्या संभोग बोलते हैं, वो आप डिस्कवरी चैनल पे देखते होंगे. Which is basically when the male ejaculates inside the female, then sperm rather, जैसे अब ह्यूमंस में क्या होता है? सीमेन डिस्चार्ज होता है. वैसे यहां पर क्या डिस्चार्ज होता है? स्पर्मेटोफोर डिस्चार्ज होता है. ठीक है ना. दैट इज बंडल्स और ग्रुप्स ऑफ स्पर्म. ठीक है. उसके बाद आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें 2 लार्ज ओवरीज होती है. 2nd to 6th abdominal segment. Now please pay attention again here. Note हाँ. 4th to 6th में टेस्टिस हैं. 2nd to 6th में, तो मेल में 4th to 6th में टेस्टिस है, फीमेल्स में 2nd to 6th में ओवरीज है. ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है आपको इसके ऊपर फोकस करना है. ठीक है ना. इन डिफरेंसेस पे ऑब्वियसली. ईच ओवरी कैसे बनी होती है बॉस? तो 8 छोटे छोटे ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स से बनी होती है. ओके. which basically contains a chain of developing ova. जैसे स्पर्म की बंडल होते हैं स्पर्मेटोफोर, वैसे ओवा के भी बंडल या आप बोल सकते हो चेन होते हैं जो ओवेरियोल्स होते हैं. ऐसे कितने स्पेसिफिक, जैसे स्पर्मेटोफोर में नंबर नहीं है, बहुत सारे हैं. वैसे यहां पर स्पेसिफिक नंबर है 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या 8 ओवेरियोल्स आप बोल सकते हो. ठीक है. कंटेन्स डेवलपिंग ओवा. ओविडक्ट्स आर व्हाट? फैलोपियन ट्यूब्यूल, फैलोपियन डक्ट्स. पता है आपको. तो ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट्स इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट. अगेन ह्यूमंस में, ह्यूमन फीमेल्स में आपने जो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, ह्यूमन फीमेल्स में 2 अलग अलग फैलोपियन ट्यूब होते हैं ना. वैसे यहां पर क्या होता है? एक सिंगल बन जाता है ओविडक्ट, और उसी को यहां पर वजाइना भी कहा जाता है. वजाइना इज अ थिन लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब विच रिसीव्स द पीनस ड्यूरिंग कोपुलेशन, है ना, विच ऑल्सो सर्व्स एज द बर्थ कैनाल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, है ना. वैसे ही यहां पर मीडियन ओविडक्ट, जिसको आप वजाइना कहते हैं, ओपन्स इनटू द जेनाइटल चेंबर ऑफ द फीमेल. आप बोलोगे ठीक है. Spermatheca is present in a pair in the 6th segment which opens into the genital chamber. तो फीमेल्स में 2nd to 6th में ओवरी प्रेजेंट है. उस ओवरी में 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवेरियोल्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर डेवलपिंग ओवा है. ओवा मतलब एग सेल जो डेवलप हो रहे हैं. ओवम सिंगल, ओवम मल्टीपल, और एक ओविडक्ट है, वेजाइनल वॉल, है ना, जो जेनाइटल चेंबर में खुल रहा है. और एट द सेम टाइम लास्ट इज स्पर्माथीका. थीका मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर. स्पर्माथीका भी 6th सेगमेंट में प्रेजेंट है, वो भी जेनाइटल चेंबर में ओपन हो रहे हैं. स्पर्म आर ट्रांसफर्ड ऑब्वियसली थ्रू स्पर्मेटोफोर्स. फर्टिलाइज्ड एग्स
आर एनकेस्ड इन कैप्सूल्स कॉल्ड ootheca. ootheca ऊ मतलब एग, ऊ मतलब एग, पता है बॉस. तो ootheca, थीका मतलब कवरिंग, लेयरिंग. तो casing of the eggs is called ootheca. What is ootheca? Ootheca is a dark reddish to blackish brown capsule about 8 millimeter long, and they are dropped or glued to a suitable surface. Now what drop ठीक है, glued मतलब कॉकरोचेस क्या करते हैं, वॉल वगैरह पे चढ़ रहे हैं तो वहां पर भी अंडे दे सकते हैं ना, कहीं पे भी अंडे दे सकते हैं. तो वो चिपका देते हैं अपने अंडों को किसी एक पर्टिकुलर क्रैक और क्रेविस वगैरह पे. कैसे डिपेंड, कोई भी रैंडम जगह उनको अच्छा लगा कि चलो भाई अच्छा यहाँ पे प्रॉपर्टी सही लग रही है, यहाँ पे क्या रेंट पे घर लेना है, ऐसा नहीं है ना. वो क्या सोच के वो वहां पर अंडे देगा. ऑब्वियसली वो अंडे देगा कहाँ पर, ऐसी जगह पर जहां पर ह्यूमिडिटी हो या तो फूड सोर्स उसके आसपास होना चाहिए. कॉमन सेंस, जहां पे आसानी से खाना मिलेगा वहां पे ही ना, राइट. ऑन एन एवरेज फीमेल्स विल प्रोड्यूस 9 to 10 ootheca ईच कंटेनिंग 14 to 16 eggs. तो यहां पर तुमको एक कैलकुलेशन वाला सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप कैलकुलेट कर लो कि एक टाइम में फीमेल कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लेगी, है ना. समझो 14 to 16, 15 मान लो, और 9 to 10, 10 मान लो, तो 150 ootheca सीधा सीधा 150 एग्स निकल जाएंगे ना. हर ootheca में, हर एक छोटे बैग में आपके 15 अंडे आप पकड़ लो तो 150 तो ऐसे ही हो गए. ठीक है, 150 एग्स. डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ये इसके बारे में बता चुका हूं, इज पोरोमेटाबुलस, विच मीन्स, पोरोमेटाबुलस का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, पोरोमेटाबुलस इस शब्द का मतलब, which means that there is development through nymphal stage. Nymphal stage is basically the stage that is just before the adult stage. जैसे हम लोगों ने मलेरियल लाइफ साइकिल किया है, उसमें अलग अलग स्टेजेस किए हैं ना, लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट, है ना. वैसे यहां पर है निम्फ स्टेज, निम्फल स्टेज, दैट इज द अडल्ट स्टेज के पहले. द निम्फ ग्रोस बाय मोल्टिंग. व्हाट इज मोल्टिंग? मोल्टिंग का मतलब केचुली उतारना, जैसे हम लोग कहते हैं ना, शेडिंग. सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? शेडिंग, है ना. बोलोगे सर बहुत ज्यादा हिंदी नहीं होगी? हाँ, जैसे कि ऊपर की स्किन या ऊपर की लेयर जो है वो निकालने को हम लोग कहते हैं मोल्टिंग. जैसे बटरफ्लाई के फॉर्मेशन में भी होता है. तो यहां देख लो, अभी वापस मैंने आपके लिए यहाँ पे इमेज बना दी है. अगर आप देखोगे, जूम इन फॉर यू, तो यू कैन सी, देखो, तो ये जो निम्फ है आपका, वो ये है छोटा वाला, छोटू कॉकरोच दिखता होगा, देखा होगा आप सब लोगों ने ऑब्वियसली. छोटू वाला कॉकरोच जो है वो निम्फ है आपका. और एग जो है वो तो ऑब्वियसली, जैसा मैंने कहा, एग तो छोटे से कवरिंग में होता है. 6 to 7 वीक्स उसको लगता है निम्फ बनने में, और उसकी मोल्टिंग होती है रफली 8 टाइम्स जब तक वो अडल्ट नहीं बन जाता. मोल्टिंग, जैसा मैंने कहा कि उसकी वो स्किन निकालने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है. ठीक है, स्किन नहीं बोल सकते टेक्निकली, मतलब या उसका ओवरऑल शेडिंग. ठीक है, उसको आप सिंपल भाषा में मोल्टिंग को आप शेडिंग बोल सकते हो. ठीक है ना. वहां पर उस डायग्राम में लिखा हुआ था कि मोल्टिंग होनी चाहिए 8 टाइम्स, बट अपन एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे ऑब्वियसली. तो अपने लिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि मोल्टिंग कितनी बार होनी चाहिए बच्चों? मोल्टिंग होनी चाहिए रफली 13 टाइम्स. कितनी बार? 13 टाइम्स होनी चाहिए टू रीच द अडल्ट स्टेज. ठीक है, अंडे से निम्फ बनने के लिए 7 हफ्ते लगते हैं, और निम्फ से उसको अडल्ट बनने के लिए 9 to 13 वीक्स लगते हैं. मतलब रफली 3 महीने का टाइम लगता है, आप समझ लो. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स, बट ओनली अडल्ट कॉकरोच. ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट कॉकरोचेस. ये वाला क्वेश्चन काफी पॉपुलर है. जो आपका अडल्ट कॉकरोच है उसके पास ही विंग्स होते हैं, बाकी सबके पास विंग पैड है छोटे वाले के पास, पर एक्चुअली विंग्स नहीं है. सिर्फ विंग्स के अटैचमेंट है, विंग पैड्स हैं बट विंग्स है नहीं. ओके, नाउ सवाल ये कि हमने बहुत सारे इंसेक्ट्स के बारे में ये भी पढ़ा है, जैसे हनी बी के बारे में हमने पढ़ा, हनी मिलता है, उससे वैक्स मिलता है, बी लैकर वगैरह जो भी बहुत कुछ मिलता है. आपने लैक्सिफर इंसेक्ट, लैक वाले इंसेक्ट के बारे में पढ़ा है. सिल्क वर्म ऑब्वियसली, बॉम्बिक्स मोरी, हमने ये भी देखा हुआ है, सिल्क मिलता है. बट ये इंसेक्ट जो है कॉकरोच, इसका कोई नॉन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है. ये सिर्फ फैसिनेटिंग है, इसको पढ़ा जाता है. इसके बारे में बहुत सारे, जैसा मैंने कहा, फन फैक्ट कि भाई मुंडी काट दो 1 हफ्ते जिंदा रहेगा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी बच के आ जाएगा, सब फालतू चीजें आपने सुनी होंगी इसके बारे में.
But the reality of the matter is that it has no actual economic importance which has been found till date. ठीक है, a few species will thrive in and around human habitat. Few, बहुत सारी मतलब large number में आपको मिलेंगे. They are pests because they spoil the food that we eat. They contaminate it with their smelly excreta, right? And they can also transmit a variety of bacterial diseases by contaminating the food. Food poisoning के लिए काफी हद तक ये responsible हो सकते हैं in most of the cases. Okay, so here we end up with cockroach. Animal tissues we'll do after this. इसके बाद हम लोग animal tissues part by part को complete करेंगे. Okay, so I'll see you in the next one, बच्चों.